नमस्कार साथियों। मैं दीपेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका इस कल्प क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपको मिलेगा सब कुछ जो आपको चाहिए गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने के लिए। आरपीएससी का चाहे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड एग्जाम हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे लैब असिस्टेंट का एग्जाम हो, जहां भी आपको ज़रूरत पड़ेगी हमारी, वहां हम आपके लिए अवेलेबल हैं। तो देखिए साथियों, आपने देखा कि हमारे चैनल पर पिछले कुछ समय से जो है कुछ सब्जेक्ट्स की जो है वीडियोस रिलीज हो रही है, जो कि हमने अपलोड करी है, जिसमें आपको जियोग्राफी पढ़ाई जा रही है, जिसमें आपको मैथ्स पढ़ाई जा रही है, जिसमें आपको कुछ बायोलॉजी के टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, और भी कुछ जो है आपको पॉलिटी पढ़ाई जा रही है। तो इसका बेसिकली हमारा मोटो यही है कि आपको जो आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको जो मटेरियल चाहिए, वो मटेरियल हम आपको इजी वे में आप तक पहुंचाएं। वो जो हमारा मेन जो मोटिव है वो यही है कि आपको आपकी तैयारी में कोई दिक्कत नहीं आए। तो बस यही है कि इसी क्रम में कि आपकी और मदद की जाए, इसी क्रम में हमने क्या किया है कि हमने एक जो है यहाँ पे क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च किया है, जो कि प्रॉपरली बायोलॉजी ओरिएंटेड होगा, जिसमें आपको बायोलॉजी के टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। वो बायोलॉजी चाहे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की हो, चाहे सेकंड ग्रेड एग्जाम की हो, चाहे थर्ड ग्रेड एग्जाम की हो, चाहे लैब असिस्टेंट या किसी भी एग्जाम्स के लिए हो, टीजीटी पीजीटी। बायोलॉजी का आपको कोई भी एग्जाम देना है तो आपको वो सब इस सीरीज के अंदर मिलेगा, जिसमें हमने यहाँ पे जो है हमारी टीम है वो आपके बायोलॉजी के कंसेप्ट्स को जो है आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करेगी, आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगी, आपको कुछ ऐसे आपको जो बायोलॉजी है ऐसे मेमोराइज करा देगी कि आपको जो है बायोलॉजी ऐसे चुटकियों में याद हो जाएगी। तो देखिए, बायोलॉजी क्या होता है कि बेसिकली आपको ये लगता है कि बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, बट एक्चुअल में वो इजी सब्जेक्ट होता नहीं है। बायोलॉजी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। जो क्योंकि एक ये मिसकंसेप्शन या मिथ बन गया है कि बायोलॉजी कोई भी पढ़ा सकता है या कोई भी समझा सकता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। किसी भी कंटेंट को अगर आपको क्वालिटी में डिलीवर करना है तो वो ईजी नहीं होता, वो बहुत आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है। किसी भी कंसेप्ट को डिलीवर करना इज़ नॉट ए ईजी थिंग। तो उसी सीरीज में हम आपके लिए लेके आए हैं जो विजय पथ बैच लेके आए हैं। इस विजय पथ बैच में हमारे ये जो मैं हूँ, मैं जो है यहाँ पे कुछ टॉपिक्स जो है यहाँ पे आपको टीच करूँगा, जिसमें मेनली मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी या इथोलॉजी या और जो भी जो टॉपिक्स जो है कवर करवाने होंगे वो मैं आपको कवर करवाऊंगा। वही जो मंजीत सर है, उनके आपने कुछ पहले वीडियोस देखी होंगी, चैनल पे अपलोड करी हुई है, जिसमें उन्होंने बॉटनी पढ़ाई है। तो आगे का जो बॉटनी का जो पार्ट होगा बायोलॉजी में वो मंजीत सर कवर करेंगे। मुकुल सर जो है वो आपके जो भी मॉडर्न बायोलॉजी होगी, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट बायोलॉजी जो होगी वो कवर करेंगे। वही जो निर्मल सर है, उनसे भी आप पहले मिल चुके होंगे, जो चैनल पे काफ़ी वीडियोस अपलोड कर रखी है जो न्यूरल सिस्टम के लिए। तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो हम जो है हम मिलकर जो बायोलॉजी का है पूरा वो कोर्स जो है आपको कंप्लीट करवा देंगे, जिसमें आपको बायोलॉजी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें आपको कंसेप्ट के अलावा और क्या क्या मिलेंगे, इसमें हम आपको इसमें हम आपको पीवाईक्यूज भी करवाएंगे। इसमें हम आपको क्विक नोट्स भी देंगे, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे हर क्लास के बाद आपको अवेलेबल हो जाएंगे। वही हमें कुछ स्मार्ट रिवीजन जब सिलेबस हो जाएगा तो उसके बाद हम स्मार्ट रिवीजन टेक्निक्स भी देंगे आपको, और कुछ एग्जाम ट्रिक्स भी देंगे जो जो टोटली एनसीईआरटी और आरपीएससी ओरिएंटेड थ्योरी पे बेस्ड होंगी। जैसे आपको इससे बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आपको चाहिए प्रॉपर मटेरियल किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जहाँ भी आपको बायोलॉजी की नीड होगी, वो सब आपको इस बैच में मिलेगी। तो इस बैच का जो सबसे पहला जो चैप्टर है, मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो कवर करूंगा, वो है बहुत एक बेसिक सा चैप्टर है, जिसको हम बोलेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने में ये बहुत छोटा चैप्टर लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में इतना है नहीं। अब जब हम इसके नाम को डिकोड करते हैं, हमने डिकोड किया ब्रीदिंग। व्हाट्स द ब्रीदिंग? ब्रीदिंग क्या होती है अगर मैं पूछूं तो ब्रीदिंग, तो नॉर्मल सा आंसर यही आना है कि ब्रीदिंग का मतलब ये होता है कि आप ऑक्सीजन मतलब कोई भी जो एयर है, आप एयर को इनहेल कर रहे हो और उसी एयर को बाहर एक्सहेल कर रहे हो, ये बेसिकली ब्रीदिंग होती है। बट एक्चुअल में ऐसी नहीं होती है। एक्चुअल में इतनी इजी प्रोसेस नहीं है कि आपने एयर को अंदर लिया, आपने एयर को रिलीज किया बाहर और ब्रीदिंग कंप्लीट हो गई। ब्रीदिंग की जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ब्रीदिंग के पीछे की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसकी क्रियाविधि क्या है पूरी, वो क्यों हो रही है कि एयर बाहर से अंदर आ रही है और अंदर से बाहर जा रही है, ये पाथ क्यों हो रहा है। तो इसलिए हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे ब्रीदिंग को। ब्रीदिंग को अगर हिंदी में लिखें हम तो ये इसका मतलब होता है श्वासन, या इसको संवातन भी बोल सकते हैं। संवातन। देखिए, मैं ट्राई करूंगा कि जितना हो सकेगा मैं इनको हिंदी में आपको डिस्कस कर दूंगा, बाइलिंगुअल लेके चलने की कोशिश करूंगा। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ट्राई करिए कि थोड़ा जो है साइंस की टर्मिनोलॉजी का आप इंग्लिश में लेके चले, क्योंकि साइंस और हिंदी का उतना मेल नहीं है जितना आप उसको लेके चलना चाहते हैं। आपको आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा होगा, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा होगा कि साइंस के जो है टर्मिनोलॉजी वो ईजी नहीं होती हिंदी में। तो आप ट्राई करिए कि थोड़ा इंग्लिश में उनको एनहेंस करें। बाकी मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे हिंदी में बताने की। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस,
एक्सचेंज ऑफ गैसेस से मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि आप कोई मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट में से आपको कोई आइटम या कोई मटेरियल लेना है। अब वो मटेरियल लेना है, उसके बदले में आप क्या दोगे, उसको करेंसी दोगे। करेंसी दे रहे हो, उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, कोई भी मटेरियल मिल रहा है। तो बस वो एक तरीके से एक्सचेंज है। तो उस एक्सचेंज का यहाँ पे हम देखेंगे कि बॉडी में गैसेज का एक्सचेंज कैसे हो रहा है। इसके पीछे काफ़ी जो है कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म चलेगी कि गैसेज का एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है, कौन सी गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है और कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। तो ये जो डिटेल्स जो है, ये सारी जो मैकेनिज्म है, हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, हम पढ़ेंगे इनको डिटेल में, इनके आपको सारे कंसेप्ट मिलेंगे। अब देखिए बेसिकली जब अगर चैप्टर चालू करते हैं तो चैप्टर का सबसे पहला मेन जो मोटिव होता है इसका यही होता है कि कंसेप्ट ऑफ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच का कंसेप्ट क्लियर करना। अब आपने ही नहीं, सबने यही पढ़ा है, हमने भी यही पढ़ा है स्कूल लेवल पे कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम होता है, ब्रीदिंग इज इक्वल टू रेस्पिरेशन। आप पूछोगे ब्रीदिंग क्या होती है, ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना। बट एक्चुअल में ये ऐसा नहीं होता है। ब्रीदिंग जो है टोटली डिफरेंट होती है रेस्पिरेशन से। ब्रीदिंग का जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि आप एयर को इनहेल कर रहे हो और जो आपके जो भी टॉक्सिक एयर्स जो हैं जो आपकी बॉडी के लिए यूज में नहीं आ रही हैं उनको आप एक्सेल कर रहे हो, तो वो जो होता है वो ब्रीदिंग होती है। लेकिन रेस्पिरेशन क्या होगा, देखिए मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, मैं एक डिफरेंस जो है उनका डिफरेंट चार्ट लेके आया हूँ जो कि उनके बीच के डिफरेंस क्लियर करेगा। देखिए ब्रीदिंग क्या होती है, ब्रीदिंग का मतलब है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो इसका मतलब ये है कि ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन, कि आप बाहर से ऑक्सीजन ले रहे हो बॉडी के अंदर, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हो, उसको हम ब्रीदिंग बोलेंगे। लेकिन वही अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन इससे टोटली डिफरेंट प्रोसेस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन जो है वो एक प्रोसेस है। रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये एक प्रोसेस है जो क्या करेगी कि फूड पार्टिकल्स होगी उनको ब्रेक डाउन करके सेल्यूलर लेवल पे और वहां से एनर्जी रिलीज करेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। अब हम देखें, अब हम देखें दूसरा डिफरेंस। तो दूसरा डिफरेंस मेनली ये हो गया कि ये एक फिजिकल रिएक्शन है। फिजिकल प्रोसेस का मतलब ये एक भौतिकी क्रिया है। अब भौतिक क्रिया कैसे है ये, देखिए ये एक भौतिक क्रिया कैसे है। जब आप जो एटमॉस्फेयर जो है आपके सराउंडिंग में जो एयर है उसको आप इनहेल कर रहे हो। अब इनहेल ऐसे तो नहीं है कि वो नेचुरली हो रहा है कि आपको कुछ भी एफर्ट नहीं डालने पड़े, आपने इनहेल कर लिया, कुछ भी एफर्ट नहीं डाल रहे कि वो एक्सेल हो गया। यहाँ पे आपको एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, आपकी मसल्स काम कर रही है, यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हो रही है, कुछ फिजिकल फैक्टर्स जो हैं, कुछ भौतिक कारक जो है वो काम कर रहे हैं, तो इसलिए इनको फिजिकल प्रोसेस बोल रहे हैं। लेकिन जो रेस्पिरेशन है ये एक बायोकेमिकल, बायोकेमिकल का मतलब होता है जैव रासायनिक क्रियाएं। अब जैव रासायनिक क्यों बोल रहे हैं इनको, देखिए जब आप रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ेंगे, जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, उसमें हम ये पढ़ते हैं कि जो फूड मोलिक्यूल होगा, मेनली हम बात करते हैं कि ग्लूकोज जो होता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है मेन, तो जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होगा किसके अंदर, मतलब कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे उनके, और वो जो है मेनली एनर्जी रिलीज करेगा। तो जो हमारे लिए मेन एनर्जी कहाँ से आएगी, वो आएगी रेस्पिरेशन के थ्रू आएगी। आपकी बॉडी क्या करती है, एक्सरसाइज करती है, कोई दौड़ रहा है, कोई भाग रहा है, आपको डेली काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी आप कहाँ से लाएंगे, आप कहेंगे कि हम फूड इनटेक करेंगे। फूड इनटेक करने से थोड़ी एनर्जी आ रही है, वो कहाँ जाएगी, वो जो फूड है वो डाइजेस्ट होकर आपके सेल्स तक जाएगा, और वो जो सेल्स हैं उनमें ये रिएक्शन होगी जिसको बोलेंगे हम रेस्पिरेशन। ये जो रेस्पिरेशन है ये क्या करेगा, उन फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ेगा, उनसे एनर्जी निकालेगा और बाई प्रोडक्ट में वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो अब ये जैव रासायनिक क्यों बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे जो एक केमिकल रिएक्शन चल रही है, जो कार्बन जो मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का वो ब्रेक डाउन हो रहा है, और वो जो है कुछ उसके बाई प्रोडक्ट्स कुछ कंपाउंड बन रहे हैं, तो इसलिए उसको केमिकल बोल रहे हैं। बायोकेमिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होंगे, वहाँ पे कुछ एंजाइम्स काम करेंगे, और एंजाइम्स क्या होते हैं, वो कुछ बायोटिक एजेंट्स होते हैं, एंजाइम वो बायोटिक एजेंट्स होते हैं, इसलिए इसको बायो केमिकल प्रोसेस बोल रहे हैं। तीसरा जो मेन डिफरेंस देखते हैं वो हम देखते हैं कि इट टेक्स प्लेस इन द लंग्स, कि ये कहाँ पे हो रहा है। फिजिकल जो ब्रीदिंग होता है वो मेनली कहाँ पे हो रहा है, लंग्स पे हो रहा है, कि आप एयर ले रहे हो, लंग्स तक जा रही है, वहाँ से आगे डिफ्यूज होकर जो सेल्स तक जा रही है, और वहीं से लंग्स से वापस जो है एयर जो है वो एक्सेल हो रही है। तो ये कहाँ पे हो रही है, ये लंग्स पे हो रही है, मतलब अपने फेफड़ों में हो रही है। लेकिन सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहाँ होगा, मैंने कहा क्या कहा कि ये मेनली सेल्स में होगा, तो इट टेक प्लेस इन द लंग्स, मतलब लंग्स में भी होता है एज वेल एज इन द माइटोकॉन्ड्रिया। सेल्स लंग्स में भी होगी, और जो सेल्स में है मेनली माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसमें जो है ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन चलता है।
चौथा जो है डिफरेंस वो हम देखें, इट यूटिलाइजेज एनर्जी फ्रॉम द फूड। अब देखिए ब्रीदिंग मैंने क्या कहा था, ये फिजिकल प्रोसेस थी, फिजिकल प्रोसेस है, आपके मसल्स काम कर रही है, मसल्स काम करेगी तो मसल्स को काम करने के लिए क्या चाहिए, उनको तो एनर्जी चाहिए। तो ये क्या कर रहा है ब्रीदिंग, ये एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है, एनर्जी को खर्च कर रहा है, जो एनर्जी आपकी बॉडी बना रही है उसको खर्च कर रहा है। लेकिन रेस्पिरेशन क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन अभी आगे मैं बताऊंगा कि जो रेस्पिरेशन है ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, ऑक्सीकरण कर रहा है सिंपल फूड का। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि एनर्जी को बनाएगा, ये क्या करेगा, एनर्जी बनाएगा, एटीपी फॉर्म करेगा, एनर्जी फॉर्म। और एनर्जी किस रूप में फॉर्म हो रही है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में फॉर्म हो रही है। तो ये इनके बेसिकली डिफरेंस हो गया कि ये यूटिलाइज ये मतलब एटीपी खर्च कर रहा है और ये एटीपी बना रहा है। तो ये क्या हो गया, बेसिकली डिफरेंस हो गया रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच में। अब आगे से आप ये कभी नहीं कहेंगे कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम होता है। नाउ नेक्स्ट टू द मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए रेस्पिरेशन क्या होता है। अब रेस्पिरेशन क्या होता है कि एनसीईआरटी ने क्या बताया हुआ है रेस्पिरेशन को, कि जो ये पूरी जो प्रोसेस है अभी मैं डिस्कस करूंगा यही रेस्पिरेशन है। लेकिन अभी मैंने बताया कि एक्चुअल में रेस्पिरेशन नहीं है, लेकिन इसको रेस्पिरेशन कह सकते हैं। देखिए हमें पता है कि एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो गैसेज होती हैं वहां पे ऑक्सीजन भी होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन भी होगी, यहाँ पे CO2 भी होगी, यहाँ पे नाइट्रोजन भी होगी, और यहाँ पे और गैसेज भी होंगी, सब होती है यहाँ पे। एटमॉस्फेयर में तो नहीं कह सकते ना कि ओनली ऑक्सीजन होगी, आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है एटमॉस्फेयर में। लेकिन यहां से जब एटमॉस्फेयर से ह्यूमंस क्या करेंगे, इनहेल करेंगे इस एयर को। ये जो एयर है ये आपके नेजल चैम्बर के थ्रू होते हुए यहाँ से आपके नेजल चैम्बर में एंटर करेगी, यहाँ से एंटर होते हुए ये कहाँ जाएगी, ट्रेकिया में या श्वास नली जिसको बोलते हैं। और यहाँ से ये कहाँ जाएगी, ये आगे जाके एल्वियोलाई तक जाएगी। एल्वियोलाई अब क्या होती है, देखिए हमें पता है कि जो हमारी रेस्पिरेशन है उसका मेन जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा वो लंग्स होते हैं। लंग्स जो होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे, जिनको हम बोलेंगे एल्वियोलाई। क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई। ये जो एल्वियोलाई होती है यही जो होती है मेन फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है लंग्स की, जो कि आपके रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी। ये जो एल्वियोलाई है, ये जो एल्वियोलाई है यहीं पे, यही जो है ये मेम्ब्रेन जो है यहाँ से, ये जो मेम्ब्रेन जो बन रही है, ये जो मेम्ब्रेन है यही जो है यहाँ मेन डिफ्यूजन का काम कर रही है। डिफ्यूजन में अभी आगे डिस्कस करूंगा क्या होता है। अभी ये देखते हैं कि एटमॉस्फेयर से जो गैस आ रही है उसने नेजल चैम्बर के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर किया, यहाँ से वो ट्रेकिया में गई, ट्रेकिया से आगे जो है वो आगे डिवाइड होके एट द एंड कहाँ पहुंची, वो एल्वियोलाइज तक पहुंच गई, एल्वियोलाइज तक पहुंची। अब ये जो एल्वियोलाई तक जब गैस पहुंची है तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा था कि कुछ फैक्टर्स काम करते हैं, ये जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन ही अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। मैंने अभी यहाँ पे कहा कि मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है, तो ये मिक्सचर ही बॉडी के अंदर जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन जाएगी। इस मिक्सचर ने एंटर किया यहाँ पे, अब ये सारी गैसेज एल्वियोलाई में पहुंच गई, एल्वियोलाई तक सारी गैसेज आ गई। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए इस एल्वियोलाई से अब क्या होगा कि यहाँ पे कुछ गैसेस का डिफ्यूजन होगा। अब जो यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स काम करेंगे जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे हम अभी मेनली मोटे मोटे तौर पे ये मान लेते हैं कि ऑक्सीजन जो है ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ये मैंने ब्लड वेसल बनाई है, या जिसको बोलेंगे हम रुधिर शिरिकाएं या रुधिर धमनियां बनाई है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये क्या होगा, एल्वियोलाई से जो रुधिर धमनी है या शिराएं हैं उनके अंदर एंटर किया। यहाँ से जो है हम मान सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एल्वियोलाई में गई, जो कि हमारे बॉडी से बन के आई थी, सेम यही डिफ्यूजन यहाँ पे होगा। डिफ्यूजन एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी जो कोई मेम्ब्रेन है, मान लीजिए कि कोई मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको हम डिफ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का इधर ट्रांसपोर्ट हुआ ब्लड वेसल में, और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हुआ एल्वियोलाई में ब्लड वेसल से। अब ये जो ब्लड है ये आगे कहाँ जाएगा, देखिए ये जो ब्लड है जिसमें हमने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन किया, ये ब्लड जो है ये आगे जाएगा, ये जो ब्लड है ये आगे जाएगा और इन ब्लड वेसल्स में एंटर कर जाएगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू जाएगा। अब यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है ये कहाँ जाएगी, ये मूव करेगी और ये जाएगी सेल्स के अंदर
जहाँ पे ये किस में हेल्प करेगी, ऑक्सीडेशन में, क्योंकि हमें पता है कि C6H12O6 जो ग्लूकोज का मोलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होगा और यहाँ पे क्या क्या लाइब्रेट करेगा, ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो इस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इन्हें कंटिन्यूसली किसकी सप्लाई चाहिए, ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए। और जब ये मोलिक्यूल जो है, ये ग्लूकोज मोलिक्यूल टूटेगा तो बाई प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसेंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या होता है कि हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होती है, कि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी की पीएच को डिस्टर्ब करती है। तो अगर पीएच डिस्टर्ब होगी तो हमें पता है कि जो किसी हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स है वो एक ऑप्टिमम पीएच पे काम करते हैं, एक क्रांतिक जिसे बोलते हैं हम, क्रांतिक पीएच पे काम करते हैं। वो पीएच अगर डिस्टर्ब होती है, थोड़ा भी ऊपर नीचे होती है, तो हमारा जो बॉडी है वो उसके एंजाइम्स है वो काम करना बंद कर देते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये उन एंजाइम्स को अफेक्ट करेगी, इसलिए इसका बाहर निकलना जरूरी है। तो अब यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ से क्या होगा कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना जरूरी है, तो ये कहाँ जाएगी, यह आएगी इन ब्लड वेसल्स में। आगे पूरी मैं मैकेनिज्म समझाने वाला हूँ कि क्यों ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ जा रही है, क्यों कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ जा रही है। अभी मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा है जिसमें आपको बता रहा हूँ कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वापस यहाँ से मूव करेगी अपोजिट डायरेक्शन में, ये वापस कहाँ आएगी, इन ब्लड वेसल्स में आएगी एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के लेवल पे आकर ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे एल्वियोलाइज में जाएगी और एल्वियोलाइज के थ्रू ये कहाँ चली जाएगी, बाहर। अब देखिए मैं अभी भी ये नहीं कह रहा कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही जाएगी, मैं कहूंगा कि अभी भी मिक्सचर ऑफ गैसेज ही निकलेगा बाहर। लेकिन हम क्या कहते हैं कि समझने के तौर पे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। इसके आगे मैं आपको पूरा कंसेप्ट बताऊंगा कि क्यों सारी गैसेज अंदर जा रही है, लेकिन जो बाकी गैसेज है वो सिर्फ यहाँ तक आ रही है, इससे आगे नहीं जा रही है। वो यहाँ इससे आगे नहीं जाने के भी कुछ रीजन है, कुछ फैक्टर्स काम करेंगे उसमें कि क्यों इससे यहाँ पर, मेनली यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और गैसेज का नहीं हो रहा है। अब देखिए जो पहली प्रोसेस है जिसमें एटमोस्फियर से गैसेज गई और बाहर आई, इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल ब्रीदिंग, सॉरी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, या जिसको हम ब्रीदिंग भी बोल सकते हैं। ये हमारा पहला स्टेप है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरा जो है जहां पे हम देख रहे हैं कि ये जो इनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, मतलब गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। किस लेवल पे हो रहा है गैसों का आदान प्रदान, एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के लेवल पे हो रहा है। अब किसके बीच में हो रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, हमने देखा बिटवीन एल्वियोलाई और बिटवीन ब्लड वेसल। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेज का वो किसके बीच में हो रहा है, एल्वियोलाई और ब्लड वेसल के बीच के अंदर हो रहा है। अब हमने देखा कि यहाँ पे जो है गैसेज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अब मेनली ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये जो थर्ड जो स्टेप है इसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है उनका संचालन करना। अब गैसेज जो है लंग्स से कहाँ तक जाएगी, हमारी बॉडी को पूरी डिमांड, हमारी बॉडी की डिमांड है कि उनको ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड उनको बाहर निकालते हैं। तो यहाँ से हर सेल के पास जो है उनकी सप्लाई जाएगी कि जो भी गैसेज जो है उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा। ये ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए पहला एक्सचेंज कहाँ हुआ था गैसेज का, यहाँ पे हुआ था, जिसको हमने कहा था किसके बीच में होता है, बिटवीन ब्लड वेसल और एल्वियोलाई। अब एक एक्सचेंज और होगा यहाँ पे होगा फिर से एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लेकिन इस बार किनके बीच में हो रहा है, इस बार हो रहा है ये मान लीजिए ये सेल थी, इस बार किसके बीच में हो रहा है, बिटवीन ब्लड वेसल एंड किसके बीच में हो रहा है, सेल के। तो इस बार किसके बीच में हो रहा है, बिटवीन ब्लड वेसल एंड सेल में। तो पहला एक्सचेंज कहाँ हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो था बिटवीन ब्लड वेसल और बिटवीन एल्वियोलाई। और दूसरा एक्सचेंज हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे एट द लेवल ऑफ कहाँ, बिटवीन ब्लड वेसल एंड सेल। और जो पांचवा जो स्टेप था जहाँ पे हमने देखा कि ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, सेल में, जो कि आगे ऑक्सीडेशन में हेल्प करके एनर्जी बना रही है। तो यहाँ इसको हम बोल देंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन। ठीक है, तो ये जो है ये मेन स्टेप थे, ये पूरी मैकेनिज्म थी कि क्यों आपका गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्यों उसकी नीड है, क्यों ऑक्सीजन को बॉडी तक पहुंचाना है और क्यों कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना है। ठीक है, अब देखिए
सेल्यूलर रेस्पिरेशन हमने देखा, सेल्यूलर जो सेल में जो रेस्पिरेशन हो रहा है, जो फूड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होंगे, मेनली हम ये डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने देखा, मैंने जैसे डिस्कस किया था कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन के साथ, जो वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, फूड मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होगा। इस ऑक्सीडेशन से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। वहीं क्या है यहाँ पे, एनर्जी रिलीज होगी, जो कि आपके कहाँ जाएगी, ये आपकी ये एनर्जी कहाँ काम आएगी, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में आपके जो एनर्जी चाहिए आपको, वहाँ ये काम आएगी। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज मतलब जो नॉर्मल आपका कार्य की बोलते हैं इसको, जो आपकी नॉर्मल बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है उनको पूरी करने में ये जो एनर्जी काम में आएगी। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है जो कि आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होगा और यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे और 6 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, देखिए अब इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल पे लेके चलते हैं। ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज जो है सेल के साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म आपको सबको पता है कि जो सेल है उसके, मान लीजिए कि ये कोई सेल है, इसमें जो भी ये फ्लूइड प्रेजेंट है इसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। साइटोप्लाज्म जिसमें सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है सेल के, उनको हम उसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे, जहाँ पे जो मेन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं। ठीक है, तो ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, जहाँ पे एक दो बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक तो बन रहा है पायरुवेट और उसके साथ ही एनर्जी लाइब्रेट हो रही है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ग्लाइको लाइसिस। ये जो आगे आप सेल्यूलर रेस्पिरेशन वाला चैप्टर होगा उसमें आप डिटेल से पढ़ेंगे, वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस आपको एक एक स्टेप में पढ़ाया जाएगा कि कैसे ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि ग्लूकोज जो है वो ब्रेकडाउन होगा एट द साइटोप्लाज्म लेवल। ये याद रखना कि सेल के साइटोप्लाज्म में वो जो है उसका ब्रेकडाउन होगा, वहाँ पे पायरुवेट बनेगा और एनर्जी बनेगी। अब ये जो है पायरुवेट, ये क्या करेगा, हमने देखा है कि जो मेन जो डिवाइडेशन होगा वो बेसिकली किस बेसिस पे होगा कि सेल्स में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो उसके बेसिस पे हम जो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन को डिवाइड करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं 3 कंडीशन रखी है मैंने कि जो पायरुवेट है ये आगे एंटर करेगा, अगर एक ऑक्सीजन नहीं है सेल के पास, कुछ जैसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि उनको एनारोबिक होते हैं, कुछ ये बैक्टीरिया या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एब्सेंस जिनके पास ऑक्सीजन नहीं होती, वो क्या करेंगे यहाँ पे, वो क्या करेंगे, ये पायरुवेट वो कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में और कुछ एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पे। ये जो एनर्जी है ये ओनली 2 एटीपी रिलीज होगी यहाँ पे, सॉरी ये क्या होगा कि यहाँ पे कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, लेकिन जो ग्लाइकोलाइसिस वाली एनर्जी है इसी को हम मेन एनर्जी मानते हैं और ये कह देते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 एटीपी रिलीज हो रही है, ओनली 2 एटीपी। ठीक है, अब ये जो है ये मेनली यीस्ट में होती है, जहाँ पे आपने एल्कोहल फर्मेंटेशन पढ़ा होगा। इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन या किण्वन, जो कि आपने देखा होगा कि ब्रेड बनाने में या वाइन्स बनाने में जिनका यूज लिया जाता है, उस प्रोसेस को हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। अब कुछ जो है हमारी मसल्स के भी एग्जांपल है। हमारी मसल्स में जब ऑक्सीजन नहीं होती है, जब आप काफ़ी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उस टाइम जब मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उस टाइम क्या होता है कि मसल के पास एनर्जी के लिए, अब क्या उसको तो एनर्जी चाहिए मसल को, तो वो क्या करेगी, एक इनडायरेक्ट पाथ यूज करेगी, जिसमें वो क्या करेगा, लेको अगर मसल्स है, अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन नहीं है तो वो क्या करेगी, वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कर देगी। ये जो लैक्टिक यहाँ पे बाई प्रोडक्ट बनेगा लैक्टिक एसिड और कुछ एनर्जी बनेगी, ये एनर्जी भी सिर्फ 2 एटीपी बनेगी। इसको हम बोल देते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड किण्वन। फर्मेंटेशन या इसको हम किण्वन भी बोल देते हैं। तो ये दोनों कब हो रहे हैं, ये दोनों हो रहे हैं कि जब एब्सेंस है ऑक्सीजन की, तो हम इसको बोल देते हैं, बेसिकली इन दोनों को हम बोल देते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन या एनोक्सी, अनोक्सी जिसे बोलते हैं, जहां पे ऑक्सीजन नहीं है, ऐसा सिचुएशन, तो इसको बोल देते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब मान लीजिए ये तो थे दोनों एबनॉर्मल पाथवे थे, जब सेल्स के पास ऑक्सीजन नहीं होती तो वो कौन सा रूट यूज करते हैं, मान ली अब
बेसिकली नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि सेल्स के पास ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो पायरुवेट है ये एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल्यूलर ऑर्गेनेल ही है। तो ये कहाँ जाएगा, ये एंटर करेगा इस माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसके पास एक प्रॉपर मैकेनिज्म होती है, प्रॉपर एंजाइम्स होते हैं, जो क्या करेंगे कि इस जो पायरुवेट है, जो पायरुवेट जो आगे आप जब सेलुलर रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे कि पायरुवेट डायरेक्ट एंटर नहीं करता है, ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा, ये एसिटाइल कोएंजाइम में माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके पास पूरी मैकेनिज्म है, पूरी इसके पास मशीनरी है कन्वर्ट करने के लिए। और ये क्या करेगा, इनको ब्रेक डाउन कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी में। अब देखिए यहाँ पे जो एनर्जी है ये काफी हाई अमाउंट में बन रही है, 36 to 38 एटीपी बन रही है। तो इसीलिए जो यहाँ पे ऑक्सीजनिक जो होता है वो रेस्पिरेशन ज्यादा बेनिफिशियल होता है बॉडीज के लिए, बॉडी के ह्यूमन बॉडी के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफी हाई अमाउंट में एटीपी बन रही है। अब इसके पास जो होता है वो प्रॉपर मशीनरी है, इसलिए ये ऐसा कर पा रहा है। लेकिन जो कुछ ऐसे कंडीशंस भी है जहाँ पे वो मशीनरी नहीं होती, तो उनको ये पाथवे जो है यूज लेने पड़ते हैं। तो इसको हम बोल देंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन या ऑक्सीश्वेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इनके पास ऑक्सीजन है और ये इस पाथवे को यूज में ले रहे हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब मैं कहूँ कि इनमें से दोनों में से सबसे बेनिफिशियल कौन सा होगा, एनारोबिक या एरोबिक? सीधी सी बात है कि एरोबिक बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ये हमारी, अगर मान लीजिए कि ये लैक्टिक एसिड जो है ये हमारी बॉडी में बन रहा है, ये हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, इसकी हमारी बॉडी को नीड नहीं है, ये बॉडी में डिपोजिशन होगा और फटीग क्रिएट करेगा, आपके अंदर थकान लाएगा। तो ये नॉट बेनिफिशियल है, ये नॉन बेनिफिशियल है, इनकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए क्या होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो एक तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा इसके कोई टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की कौन कौन से जो ऑर्गेनिज्म होंगे, कौन कौन से उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। देखिए जब इवोल्यूशनरी कोर्स में हम पढ़ते हैं, इवोल्यूशन जब आप पढ़ेंगे उद्विकास में, आपने पढ़ा कि जो सबसे पहले जो है सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म आए। अब उन्होंने क्या किया, टाइम टू टाइम अपने आप में चेंजेस किए, जैसे जैसे उनकी नीड बढ़ती गई, जैसे जैसे जो अर्थ है उसका एटमॉस्फेयर चेंज होता गया, जैसे सराउंडिंग एनवायरनमेंट चेंज होता गया, उन्होंने अपने आप को डेवलप किया और उसके साथ साथ ही जो है उन्होंने अपने आप को इतना कॉम्प्लेक्स बनाया कि अब वो कोई भी एनवायरनमेंट को सहन कर सकते हैं। तो जब आप देखेंगे तो जो सबसे बेसिक लेवल होता है उन ऑर्गेनिज्म में सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर्स मिलेंगी, और जो सबसे हायर लेवल पे होंगे, जो सबसे कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिज्म होंगे, उनमें सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन में, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, प्रोटोजोआ पढ़ते हैं, उसके बाद हम पोरीफेरा पढ़ते हैं, फिर सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, ये ऐसे हम इनको ऑर्डर में पढ़ते हैं। और जैसे जैसे आप ऑर्डर में बढ़ते जाओगे तो वो क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। तो जो अमीबा है यहाँ पे, ये अमीबा होता है, ये प्रोटोजोआ का पार्ट होता है। इसमें जो है ये जो रेस्पिरेशन है वो नॉर्मली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, कि ये जो मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी के थ्रू गैसेज इधर आई और ये ऐसे ट्रांसपोर्ट हो गई। तो इसमें इनमें कोई स्ट्रक्चर है नहीं, जैसे ह्यूमंस में लंग्स है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है, इनमें बस वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू डिफ्यूजन हुआ और इनमें रेस्पिरेशन हो गया। अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं हम, टेपवर्म। टेपवर्म जो होते हैं मेनली किस में आते हैं, प्लेटी हेलमिन्थीज में आते हैं, फीताक्रमी जिन्हें हम बोलते हैं, ये प्लेटी हेलमिन्थीज में आते हैं। अब देखिए प्लेटी हेलमिन्थीज कहाँ पे रहते हैं, आपको पता है ह्यूमंस की गट में रहते हैं, पैरासाइट होते हैं। तो इनको क्या है, गैसेस की नीड ही नहीं है, इनको रेस्पिरेशन की नीड ही नहीं है। क्यों रेस्पिरेशन की नीड क्यों नहीं है, क्योंकि इनको तो ये क्या करते हैं, डायरेक्ट जो फूड है वो कहाँ से, अपने होस्ट से जो है सक करते हैं, कि जो होस्ट में जो फूड है उसको डायरेक्टली क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे। तो इनको जरूरत ही नहीं है रेस्पिरेशन की, इनको ऑक्सीजन की नीड ही नहीं है ब्रेकडाउन के लिए। तो इसलिए क्या होगा कि इनमें गैसेस का एक्सचेंज होगा ही नहीं। तीसरा है अर्थवर्म। अर्थवर्म आपको पता है एनेलिडा का मेंबर है, एनेलिडा का। इसमें किसके थ्रू होगा, स्किन के थ्रू, क्यूटेनियस, जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्यूटेनियस का हिंदी में अध्यावरणीय बोलते हैं। तो अध्यावरणीय श्वसन जो होगा वो स्किन के थ्रू होगा, त्वचा के थ्रू, जो इनकी स्किन होगी उसके थ्रू गैसेस बॉडी में एंटर करेगी और उसी के थ्रू बाहर चली जाएगी। चौथे है प्रॉन और क्रेफिश। ये प्रॉन और क्रेफिश जो होते हैं आपको पता है आर्थ्रोपोडा के मेंबर होते हैं, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा आपको पता है कि बहुत इनका जो हैबिटाट है वो बहुत डाइवर्स होता है, ये आपको कहीं भी मिल जाएंगे, एयर में आपको, वाटर में आपको, टेरेस्ट्रियल में कहीं भी मिल जाएंगे। इसलिए क्या होता है कि इनमें जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होंगी वो काफ़ी डाइवर्स होंगी। तो प्रॉन, इंसेक्ट्स और स्कॉर्पियन ये क्या होते हैं, ये सभी ये आर्थ्रोपोड्स ही होते हैं। तो अब इनमें देखिए इनके हैबिटाट के अकॉर्डिंग जो है इनके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर डिफरेंस होगी। प्रॉन जो है, ये प्रॉन और क्रेफिश जो क्या होती है मेनली, प्रॉन जो है मेनली वाटर में रहता है, तो इनमें क्या मिलेगा, मेनली गिल मिलेगा, गिल्स मिलेंगे, जो गिल्स है उनके थ्रू रेस्पिरेशन होगा। इंसेक्ट्स, सेंटीपीड, मिलीपीड, टिक्स जो होंगे, ये इंसेक्ट जो कीट पतंगे जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपको पता है कि
नॉर्मल एयर में मिल जाते हैं, टेरेस्ट्रियल में भी मिल जाते हैं। उनमें क्या होता है, ट्रेकिया होगा, ट्रेकियल, जिसको हम ट्रेकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ट्रेकिया इनमें कुछ, इसको नली की श्वेशन बोलते हैं, जिसमें क्या होते हैं कि इनको ट्रेकिया का सिस्टम मिलेगा, मतलब छोटी छोटी जो ट्यूब्स होगा उनका नेटवर्क बनेगा और उसके थ्रू इनमें रेस्पिरेशन होगा। स्कॉर्पियन जैसे बिच्छू, स्पाइडर, मकड़ी हुई, इनमें क्या मिलता है कि स्पेशल स्ट्रक्चर मिलती है बुक लंग्स। ये आपको याद रखनी है, ये पूछ लिया जाता है कि बुक लंग्स जो होते हैं ये किसमें मिलते हैं, स्कॉर्पियन में और स्पाइडर्स में मिलते हैं, और इनका मेनली काम क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन में काम आते हैं। अब इनको बुक लंग्स इसलिए बोलते हैं, एक्चुअली इनकी जो स्ट्रक्चर जब आप देखोगे ना तो एक बंद बुक होती है ना, उसकी तरह उनकी स्ट्रक्चर दिखती है इनकी ट्रांसफर सेक्शन में, इसलिए इनको बुक लंग्स बोलते हैं। हर्डमानिया, और ये जो है ये सारे आपको पता है कोर्डेट्स के एग्जाम्पल है। अब कोर्डेट्स आपको पता है थोड़े एडवांस होते हैं, तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स मिलेगी वो थोड़ी और एडवांस मिलेगी। तो हर्डमानिया होता है, ये प्रोटोकोर्डेट होता है। तो इनके अंदर क्या मिलेगा, फेरेंजियल वॉल, ग्रसनी जो भित्ती होती है, फेरेंजियल को बोलते हैं ग्रसनी, ये भित्ती, जो ग्रसनीय भित्ती होती है उसके थ्रू जो होता है इनमें रेस्पिरेशन हो जाता है। फिशेज जो होंगी उनमें गिल्स के थ्रू होता है। एम्फीबियन जिनको हम उभयचर बोलते हैं, वो क्या, अब देखिए ये उभयचर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जल में भी रहते हैं, ये स्थल पे भी रहते हैं, इसलिए इनके जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स है वो भी उस हिसाब से मॉडिफाई होंगी। तो जो अगर मेनली जो मेंढक होता है, फ्रॉग देखा उसमें स्किन में होगा, जो मेंढक आपने देखा हाइबरनेशन में जाते हैं, शीत शुष्पता ऐसा कुछ बोलते हैं, उसमें जब हाइबरनेशन में ये जब जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो आपको पता है मिट्टी के अंदर डीप चले जाते हैं। तो जब मिट्टी के अंदर डीप जाएंगे तो वहाँ पे जो इनमें रेस्पिरेशन होगा मेनली वो स्किन के थ्रू होगा। बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग, बक्कोफेरेंजियल को बोलते हैं मुख ग्रसनीय श्वेशन। मुख ग्रसनीय श्वेशन मतलब इनका जो मुख में है ना, मुख और ग्रसनी में कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनके थ्रू भी है उनमें रेस्पिरेशन हो जाता है। और लंग्स में, लंग्स के थ्रू अगर स्थल पे रहेंगे तो लंग्स के थ्रू इनमें रेस्पिरेशन होगा। रेप्टाइल्स जो बात करते हैं हम, जिनको सरीसृप बोलते हैं, ये रेप्टाइल्स जो होते हैं इनमें जो है लंग्स के थ्रू होगा। बर्ड्स, बर्ड्स के अंदर किस में होगा, लंग्स के थ्रू होगा। और मेमल्स जो कि जिनको हम बोलते हैं स्तनधारी, उनमें भी है लंग्स के थ्रू होगा। तो ये जो है ये मोस्ट डेवलप्ड होते हैं, इसलिए इनमें लंग्स मिल रही है। अब देखिए इनके अलावा कुछ और जो है जो फाइलम जो है वो बच रहे हैं, जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथीज डिस्कस कर दिया, एस्क हेलमिंथीज। तो इनमें क्या होगा कि जो आप इनकी बॉडी सरफेस होगी, जनरल बॉडी सरफेस, जो इनकी बॉडी सरफेस होगी, जो इनके शरीर की भित्ति जो होगी, उसके थ्रू ही गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। तो इनको ऐसे कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की नीड नहीं है कि इनको कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर चाहिए। मोलस्कन्स जो होते हैं, मोलस्कन्स में जो है इनमें दो तरह की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। एक को बोलते हैं टिनिडिया, ये जो टिनिडिया है ये गिल्स की तरह होता है एक्चुअली, एंड पल्मोनरी सैक, ये एक्चुअली लंग्स या फेफड़ों की तरह होता है। सैक का मतलब कोश, या जैसे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होती है कोश लाइक, सैक लाइक मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि लंग्स की तरह काम करेगी। सेम मतलब लंग्स की तरह काम करती है, इसलिए हम इसको लंग्स की तरह मानते हैं। तो इनमें मोलस्का में दो तरह की स्ट्रक्चर्स होंगी, टिनिडिया और पल्मोनरी सैक। एगाइनोडर्म्स की हम बात करें तो इनमें होगा डर्मल ब्रोंकी एंड ट्यूब फीट, ये दो स्ट्रक्चर मिलेंगे जिनके थ्रू रेस्पिरेशन होगा। ट्यूब फीट को हम बोल भी नाल पाद भी बोल देते हैं। इसका जो इकाइनोडर्म्स में मेनली क्या होता है कि जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू ही रेस्पिरेशन होता है, तो उनमें मेनली दो स्ट्रक्चर काम करेगी, वाटर डर्मल ब्रोंकाई और ट्यूब फीट। हेमिकोर्डेट्स है, हेमिकोर्डेट्स में गिल्स मिलते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि कौन से जो फाइलम्स हैं उनमें कौन सी स्ट्रक्चर्स मिल रही है, जिसमें आपके मेनली दो तीन जो स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि मैंने बताया बुक लंग्स कहाँ होते हैं और गिल्स कहाँ होते हैं, ट्रेकियल किस में मिलता है, और जो एम्फीबियंस है उसमें कितने टाइप का जो है रेस्पिरेशन मिल रहा है, स्किन के थ्रू मिल रहा है, बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग में मिल रहा है, लंग्स में मिल रहा है, कि ये कब कब मिल रहा है, कि स्किन से कब कर रहे हैं रेस्पिरेशन, बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग से कब कर रहे हैं, लंग्स से कब कर रहे हैं, एकाइनोडर्म्स में कौन सी स्ट्रक्चर है, मोलस्कन्स में कौन सी स्ट्रक्चर है, टीनिडिया किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, पल्मोनरी सैक किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, पोरीफेरा टू एस्केलमेंथीज में कैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बेसिक ओवरव्यू था। ठीक है, अब हम जो है ये मैं लेक्चर यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि आज के लिए ये काफ़ी है।
अब जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम पढ़ेंगे क्यों मतलब मेनली जो हमारे कोर्स में है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो उसमें हम देखेंगे कि ह्यूमंस की रेस्पिरेशन की रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, किससे मिलकर बना हुआ होता है। हमें मेनली यही पता होता है कि लंग्स से बना हुआ होता है, लेकिन उसके अलावा एसेसरी ऑर्गन्स या जो सहायक अंग जो है वो कौन कौन से हैं, वहाँ पे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि गैसेस का मिक्सचर जा रहा है तो मेनली कौन सी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, किस फॉर्म में हो रहा है, उनका रेगुलेशन या कंट्रोल कौन कर रहा है। तो इस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो जब भी आगे जो लेक्चर आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और उसमें जो भी डिटेल्स होंगी वो मैं आप पढ़ा दूंगा। ठीक है, आप ऐसे ही इनको एक बार पढ़ना देखना आप, और रिव्यू ज़रूर देना कि ये कैसा है चैप्टर, या इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत हो तो भी बताना। ठीक है, थैंक यू।